आज की क्लास में देखेंगे यही चैप्टर, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। कल देखा था प्राथमिक क्षेत्रक, क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक पहचानने के लिए अपन ने एक क्वेश्चन भी देखा था कि भाई साहब ये होते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, क्यों बांटते हैं, वो भी कल बात करी कि यार हमको पता होना चाहिए हमारे देश में सबसे ज्यादा अच्छा काम कौन से क्षेत्र में हो रहा है, उसमें कमियां कहाँ हैं, उसकी कमियों को दूर करेंगे तो हम जाहिर सी बात है पहचान पाएंगे कि हमारे देश में विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो विकास हो भी रहा है और उस विकास को बढ़ाना है तो उनकी कमियों को दूर करना पड़ेगा ना। यहाँ पर हमने देखा था कि कैसे जीडीपी कैलकुलेट करते हैं और कैसे हम डबल कैलकुलेशन से बचते हैं। तो जो अंतिम वस्तुएं होती हैं उस पर ही लगाया जाता है। जो टैक्स की गणना होती है या फिर हम जो कुल उत्पादन देखते हैं वो सभी के अंतिम वस्तु और सेवाओं पर देखते हैं तीनों सेवाओं में, तीनों प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, तीनों ही क्षेत्रों में अंतिम उत्पाद को कैलकुलेट किया जाता है। और फिर एक मैप में देखा था कि भाई 1973-74 में कृषि का योगदान सबसे ज्यादा था, तृतीय क्षेत्र का दूसरे नंबर पे, उद्योगों का दूसरे नंबर पे था। अ, तृतीय क्षेत्र का सेकंड नंबर पे, सबसे नीचे उद्योगों का था। और 2013-14 में अब जो है वो तृतीय क्षेत्र सबसे ज्यादा हो गया है, द्वितीय क्षेत्र दूसरे में है, और तीसरे सेवा जो कृषि क्षेत्र है उसका योगदान कम हुआ है जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। जीडीपी क्या होती है? सकल घरेलू उत्पाद उसको बोलते हैं। किसी देश में किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित हुई वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य होता है उसको हम बोलते हैं जीडीपी, है ना। 2013-14 में भारत का जीडीपी क्या है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है लगभग लगभग ये जो है वो 55 लाख करोड़ रुपए है। कायदाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 55 लाख करोड़ रुपए अपना जीडीपी है 2013-14 में। अभी तो और बढ़ गया होगा। उसके बाद देखा था कि रोजगार कौन दे रहा है, तो आपने एक इंटरेस्टिंग बात पता चली थी भाई साहब, अभी भी कृषि जो है वो, ये तो उसका है हिस्सेदारी जो है तृतीय प्रत्यक्ष क्षेत्र की बढ़ गई है अब जीडीपी में, सकल घरेलू उत्पाद में। अब तृतीय क्षेत्र बढ़ गया है। पहले कृषि अच्छा खासा था, तृतीय भी था, लेकिन कृषि का अब कम हो गया है, तृतीय क्षेत्र ज्यादा हो गया है। उसी तरह से रोजगार के बारे में बात आई थी कि भाई कृषि पहले भी ज्यादा रोजगार दे रही थी, अभी भी ज्यादा रोजगार दे रही है ना। इस पे देख लिया था अपन ने। फिर यहाँ पर आ जाती है अल्प बेरोजगारी की स्थिति क्या होती है। तो होता क्या है, आपको जैसा कि डायग्राम में भी दिख रहा है कि कृषि अभी भी रोजगार सबसे ज्यादा दे रही है। तो इसमें परेशानी क्या जाती है किसान के पास? जैसे मान लीजिए अगर मेरा खेत है, मैं छोटा किसान हूँ, ज्यादा बड़ा खेत नहीं है मेरे पास, एक ही खेत है 1 एकड़ का, तो मैं यदि मान लीजिए उस पर गेहूं उगा रहा हूँ, तो एक गेहूं कितने दिन, 6 महीने के लिए फसल रहेगी केवल। अब वो 6 महीने फसल रहेगी तो बाकी 6 महीने में क्या करूंगा? पशुपालन से इतना ज्यादा कमाई नहीं हो सकती कि मैं जितनी खेती से हो सकती। तो उसको जो है हम यहाँ पर एक वो आती है, अल्प बेरोजगारी की स्थिति आती है। दूसरे शब्दों में कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में अल्प बेरोजगारी है, क्योंकि बाकी टाइम में क्या करेंगे वो। एक छोटा किसान लक्ष्मी का उदाहरण लेते हैं, जिसके पास 2 हेक्टेयर असिंचित भूमि है। असिंचित मतलब कि जहाँ पर सिंचाई सिंचाई नहीं हो सकती, सिंचाई के लिए उपलब्ध नहीं है, साधन उपलब्ध नहीं है, जो सिंचाई के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है और ज्वार एवं अरहर जैसी फसलें उपजाती है। उसके परिवार के सभी 5 सदस्य उस भूमि पर वर्ष भर काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कहीं और रोजगार उपलब्ध नहीं है। आप देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति काम कर रहा है, कोई बेकार नहीं है, परंतु वास्तव में उनका सम प्रयास विभाजित है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ काम कर रहा है परंतु किसी को भी पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा। यह अल्प बेरोजगार की स्थिति है। यहाँ लोग प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं लेकिन सभी अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं। इस प्रकार की अल्प बेरोजगारी को छिपी हुई कहते हैं, क्योंकि ये उन लोगों की बेरोजगारी है जिनके पास कोई रोजगार नहीं है और बेकार बैठे हुए हैं, से अलग है। इसलिए इसे प्रछन्न बेरोजगारी कहा जाता है। देखो, बेरोजगारी किसे बोलते हैं? बेरोजगारी मतलब भाई मैं काम करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास कुछ काम नहीं है, मतलब कमाई के लिए कोई काम नहीं है। मैं बैठा हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ लेकिन मेरे पास कुछ काम नहीं, उसको बेरोजगारी बोलते हैं। लेकिन किसान बेरोजगार नहीं होता है। किसान के पास खेत है, लेकिन दिक्कत ये है कि एक खेत है और करने वाले 10 लोग हैं या 5 लोग हैं, सभी खेत में लगे हुए हैं। लेकिन जो काम एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति मिलकर कर सकते हैं उसको 5 लोग कर रहे हैं, तो बाकी काम अपनी जितनी क्षमता है उससे क्षमता से कम काम कर रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति को अल्प बेरोजगारी या प्रछन्न बेरोजगारी बोलते हैं। ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है। प्रछन्न बेरोजगारी किसको बोलते हैं? मैं काम करना चाहता हूँ, कर भी रहा हूँ, लेकिन उसमें पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर रहा हूँ। जितनी मेरी क्षमता है उतनी क्षमता काम नहीं कर रहा हूँ। उदाहरण बहुत अच्छा है लक्ष्मी के खेत का। उसके खेत पे बड़ा खेत है और वो 2 लोग भी मिलकर काम कर सकते हैं, लेकिन वो 5 लोग लगे हुए हैं इस खेत में। अब दिन से रात भर कर तो रहे हैं काम, लेकिन वो काम 2 लोग भी कर सकते हैं। तो हो क्या रहा होगा, बहुत सारे लोगों का टाइम बच रहा होगा, अपना काम कर लिया और फिर आराम कर रहे हैं। उस स्थिति को बोला जाता है प्रछन्न बेरोजगारी या अल्प बेरोजगारी।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको पता होना चाहिए। प्रछन्न बेरोजगारी, ये अल्प बेरोजगारी किसे कहते हैं, ये आज का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रछन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं। अब मान लेते हैं कि भूस्वामी सुखराम आता है और अपनी जमीन पर काम करने के लिए लक्ष्मी के परिवार के एक या दो सदस्यों को भाड़े पर ले जाता है। अब लक्ष्मी के परिवार को मजदूरी द्वारा कुछ अतिरिक्त आय होती है, क्योंकि आपको छोटे से भूकंप पर काम करने के लिए 5 लोगों की जरूरत नहीं है, अतः 2 लोगों के चले जाने से कृषि उत्पादन प्रभावित नहीं होता है। दिए गए उदाहरण में 2 सदस्य किसी कारखाने में भी काम करने के लिए जा सकते हैं। एक बार फिर परिवार की कमाई में वृद्धि होगी और वे लोग अपनी भूमि से पहले जैसा उत्पादन करते रहेंगे। हमारे यहाँ प्रचंड बेरोजगारी इंडिया में बहुत ज्यादा है। बहुत सारे लोग जो है वो खाली बैठे रहते हैं, वो कमाई कर सकते हैं लेकिन प्रचंड बेरोजगारी के कारण से उनके पास, अगर खेती कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, मान लो उदाहरण के लिए मेरी कॉल सेंटर में जॉब लग गई, तो वहां पर अगर मैं 6 घंटे की नौकरी कर रहा हूँ, तो 6 घंटे के, अब दिन में 12 घंटे होते हैं, बाकी 6 घंटे में भी कुछ कर सकता हूँ ना मैं। ऐसी कंडीशन, लेकिन कॉल सेंटर वालों ने टर्म दे के रखी, भाई शिफ्ट चेंज होगी आपकी और आप जो है दूसरी जगह नौकरी नहीं कर सकते। अभी अब सुबह की शिफ्ट चल रही है, फिर शाम की हो जाएगी। उस कंडीशन में तो भाई मामला गड़बड़ है। फिर उस कंडीशन को बोलते हैं प्रचंड बेरोजगारी। मेरे पास टाइम बच रहा है भाई, मैं और कमाई कर सकता हूँ, वही प्रचंड बेरोजगारी कहलाती है। अल्प बेरोजगारी दूसरे क्षेत्रों में भी हो सकती है। उदाहरण के लिए शहरों में सेवा क्षेत्रों में हजारों अनियमित श्रमिक है जो दैनिक रोजगार की तलाश करते हैं। वे प्लम्बर, पेंटर, मरम्मत की कार्य करने, रोजगार जैसे कार्य में असुविधाजनक विषम कार्य करते हैं। उनमें से कई रोजाना काम नहीं पाते हैं। इस प्रकार हम सेवा क्षेत्र के कुछ लोगों को सड़कों पर ठेला खींचते या कुछ चीजों को बेचते हुए देखते हैं, वहां पे पूरा दिन बिता देते हैं, परंतु कम कमा पाते हैं। वे काम इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उनके पास और कोई बेहतर अवसर नहीं है। प्लम्बर पेंटर की हमेशा तो ही ना जरूरत रहेगी भाई। हाँ, लेकिन अपना देश बहुत बड़ा है, लगातार जरूरत तो पड़ती है। लेकिन वही प्रचंड बेरोजगारी भारत में बहुत ज्यादा। अल्प बेरोजगारी तब होती है जब उनकी क्षमता से कम काम कर रहे होंगे वो, है ना, उसको हम अल्प बेरोजगारी को ही हम प्रछन्न बेरोजगारी बोलते हैं। अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसा हो, है ना, ये बात कहाँ से कहाँ जा रही है, आप देख रहे हो थोड़ा सा चैप्टर कहाँ से कहाँ मोड़ रहा है आपको। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बात में कर रहा था, प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्र के बारे में बात कर रहा था, बोल रहे थे कैसे जीडीपी में तीनों का योगदान है, एक का ज्यादा है दूसरे का कम है। फिर उसके बाद बोलता है कि कृषि कैसे रोजगार ज्यादा दे रही है। अब रोजगार पे बात करने लगे, कहानी ऐसी चल रही है। तो अब रोजगार पे बात कर रहे हैं कि रोजगार भाई, अब बताओ, प्रचंड बेरोजगारी समझ गए। कृषि में आपको मालूम है कृषि सबसे ज्यादा रोजगार दे रही है, लेकिन वो रोजगार कुछ काम का नहीं है। मतलब कुछ काम का नहीं है, बहुत हद तक काम का है, लेकिन उसमें प्रचंड बेरोजगारी, भाई अल्प बेरोजगारी की स्थिति है। कृषि सबसे ज्यादा रोजगार तो दे रही है, लेकिन अल्प बेरोजगारी की स्थिति है वहां पर। वो बहुत कम समय के लिए, क्योंकि लोग बाग अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहे हैं। तो वो परेशान करने वाली बात है। तो बोल रहे हैं अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो। उपयुक्त चर्चा से हम देख सकते हैं कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी की स्थिति गंभीर बनी हुई है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल रोजगार नहीं मिला है। लोगों के लिए रोजगार की वृद्धि कैसे की जा सकती है। तो हम लक्ष्मी और उसके 2 हेक्टेयर असिंचित भूमि का उदाहरण लेते हैं। उसके परिवार की कुल भूमि की सिंचाई हेतु एक कुएं का निर्माण कराने के लिए सरकार कुछ मुद्रा व्यय कर सकती है या बैंक ऋण प्रदान कर सकता है। तब लक्ष्मी अपनी भूमि की सिंचाई करने में सक्षम होगी और रबी मौसम में एक दूसरी फसल गेहूं उपजाती है। हम मान लेते हैं कि 1 हेक्टेयर गेहूं की फसल में 2 लोगों को 50 दिनों तक रोजगार प्राप्त करती है। अतः परिवार के 2 सदस्यों को अपनी जमीन में रोजगार मिल सकता है। हम मान लेते हैं कि ऐसे कई खेतों की सिंचाई के लिए एक नए बांध का निर्माण किया जाता है। अथवा अब ये क्या किस तरफ ले जा रहा है मैडम चैप्टर, आपको ले जा रहा है कि यही यही चीज से, कि आप देखो, अगर लक्ष्मी के खेत असिंचित भूमि है, सिंचित भूमि चाहिए यदि, तो अपन क्या करें, उसके लिए कुएं का निर्माण कर दे या नहर का निर्माण कर दे, या बहुत सारे लोग हैं जिनको पानी की जरूरत है, तो बांध का ही निर्माण क्यों कर दे। बांध निर्माण में मजदूरों की जरूरत पड़ेगी कि नहीं। तो अब चैप्टर आपको उस तरफ ले जा रहा है, सरकारी योजनाओं की तरफ, जिसमें सरकार क्या करती है, लोगों के काम की, जैसे नहर खुदवाना, कुएं खुदवाना, बावड़ी खुदवाना, बावड़ी होती है छोटे छोटे तालाब, कृत्रिम तालाब जैसे खुदवाना, जिसमें पानी स्टोर हो सके वर्षा का, और वो साल भर जो है खेतों में काम आ सके। तो कुएं खुदवाना, बावड़ी खुदवाना, इन सब के लिए जो है सरकार ने कुछ योजनाएं ला के रखी हैं, जिसमें से एक पहली है मनरेगा। उसी में बात करेंगे, अभी आने वाली है, लेकिन यहाँ पर अभी थोड़ा सा और आगे देखते हैं। अब मान लेते हैं कि लक्ष्मी और दूसरे किसान पहले की तुलना में अधिक उत्पादन करते हैं, उन्हें कुछ उत्पाद बेचने की भी आवश्यकता होगी। इसके लिए उन्हें अपना उत्पाद नजदीक के शहर में ले जाने की आवश्यकता हो सकती है। यदि सड़क परिवहन सरकार परिवहन और फसलों के भंडारण में कुछ बेहतर ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर कुछ पैसा निवेश करती है, तो छोटे ट्रक सब जगह पहुंच जाते हैं। इस तरीके से लक्ष्मी जैसे अनेक किसान जिन्हें अब पानी की सुविधा उपलब्ध है, फसलों की उपज और विक्रय कर सकते हैं। इस कार्य से केवल किसानों को ही उत्पादक रोजगार उपलब्ध नहीं हो सकता, बल्कि परिवहन और व्यापार जैसी सेवा में लोगों को भी रोजगार प्राप्त हो सकता है। देखो कैसे बता रहे हैं, टॉपिक कैसे बता रहा है कि रोजगार कैसे कैसे मिल सकता है। सरकार अगर सड़क बना दे वहां की, तो किसान जो है वो ट्रैक्टर वगैरह से अपना सामान बेचने के लिए दूर दूर तक जा सकता है। तो किसानों को तो फायदा होगा ही, दूसरी जगह जा रहा है।
ट्रैक्टर वालों को भी फायदा होगा, ले जाने वाले को भी फायदा होगा। टॉपिक है रोजगार कैसे उत्पन्न किया जा सकता है। अभी किसान क्या कर रहा है, वहीं की मंडी में बेच रहा है तो उसको कम कीमत मिल रही है, दूसरी जगह बेचेगा ज्यादा कीमत मिलेगी, ट्रैक्टर के भाड़ा भी मिलेगा ट्रैक्टर वाले को। लक्ष्मी की जरूरत केवल पानी तक ही सीमित नहीं है, खेती करने के लिए उसे बीज, उर्वरक और कृषिगत उपकरणों को पानी में निकालने के लिए पंप सेटों की भी जरूरत है। निर्धन किसान होने के कारण वह सभी चीजों पर खर्च नहीं कर सकती, इसलिए साहूकार से पैसा उधार लेना पड़ता है। तो वो सरकार को चाहिए कि उसको ब्याज, कम ब्याज पर एक उचित ऋण उपलब्ध करवा सके। तो वो जाहिर सी बात है, उससे उससे क्या होगा, बैंक का भी फायदा होगा। साख बोलते हैं ना, अध्याय 4 में अपन पढ़ेंगे अभी कि मुद्रा और साख कैसे होती है, ब्याज कैसे, ऋण कैसे काम करता है, वो सब हम एक अन्य तरीके से इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। वह तरीका अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उन उद्योगों सेवाओं की पहचान करना, उन्हें बढ़ावा देना जहाँ बहुत अधिक लोग नियोजित किए जा सकते हैं। मान लेते हैं कि किसान अरहर और मटर, अरहर मतलब तुअर की दाल, और मटर उपजाने का निर्णय लेते हैं। इसमें वसूली और प्रसंस्करण के लिए इनकी वसूली और प्रसंस्करण के लिए, प्रसंस्करण मतलब होता है प्रोसेसिंग, प्रोसेस करना मतलब कि जैसे मान लो उदाहरण के लिए गेहूं को पीसकर आटा बना लेना, या फिर जो मटर होती है उसको सुखा लेना और मटर की दाल बना देना, चने को सुखा लेना और चने की दाल बना लेना, तो वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट कहलाती है। आलू को स्टोर करना, जैसे आलू को चिप्स बना लेना, तो वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट कहलाएगी, प्रसंस्करण कहलाता है। शहरों में विक्रय करने के लिए दाल मिल की स्थापना करना, तो सरकार को एक ऐसी ऐसी चीज पे फोकस करना पड़ता है कि जो बहुत सारे लोगों को फायदा दे। शीत भंडार गृह, कोल्ड स्टोरेज, मैंने ललन टॉप की एक वीडियो दिखाई है यूट्यूब में, कैसे यूपी में एक आलू का स्टोरेज, कितना बड़ा एसी है पूरा, मतलब इतना बड़ा प्लांट लगा के रखा है उन्होंने, एसी फ्रिज जैसा काम कर रहा है वो। आलू स्टोर कर रहा है उसमें, टमाटर स्टोर कर रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज बनने लगे, उनको शीत भंडारण गृह बोलते हैं। किसानों को एक अवसर मिलेगा कि वे अपने आलू और प्याज जैसे उत्पादों का भंडारण कर सके और अच्छी कीमत मिलने पर बेच सके। वन क्षेत्रों में निकटवर्ती, ये बहुत चल रहा है आजकल, कोल्ड प्रोसेसिंग यूनिट। आप में से भी कोई अगर लगाना चाहे भविष्य में तो बिल्कुल लगाइए। थोड़ा लंबा निवेश है, बड़ा निवेश है, करोड़ों का, 3-4 करोड़ रुपए चाहिए स्टार्टिंग में, तो वो एक दो लोग मिलके करेंगे तो हो सकता है। आगे बहुत संभावना है इसमें, कभी कमी नहीं होने वाला यूनिट। या फिर आप अगर इसकी स्टडी कर सकते हो, क्योंकि लोग बाग कोल्ड स्टोरेज लगाएंगे तो भाई उसको मेंटेन करने वाला इंजीनियर भी तो चाहिए ना, जूनियर इंजीनियर और इंजीनियर, उसकी पढ़ाई भी कर सकते हो ताकि किसी कोल्ड स्टोरेज को मेंटेन कर सको आप। पहले स्टार्टिंग में जॉब करो, फिर बाद में जब पैसे हो जाए, काम करने का तरीका पता चल जाए, गांव की जमीन बेचो और एक कोल्ड स्टोरेज फिर खोल दो कहीं पर अच्छी जमीन देखकर। ये भी कर सकते हो आप आगे। सब्जियों और कृषिगत उत्पाद जैसे ठीक है, बाहरी रोजगारों में बेचा जा सके, प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना की जा सकती है। तो फूड प्रोसेसिंग प्लांट, इंडिया अभी बहुत काम कर रहा है इस पे कि हम क्या करें। सब्जियां आप देखोगे, आलू जो है वो रखा रखा सड़ जाता है मंडियों में, टमाटर कई बार जो है वो एक एक दो दो रुपए किलो बेचना पड़ता है, और कभी कभी कीमत 60 रुपए 80 रुपए चली जाती है। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि हमारे पास स्टोर करने के लिए कोई सुविधा नहीं है। आप देखो, मटर आजकल फ्रोजन आने लगी है, वो फ्रोजन मटर आप साल भर में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यदि हम ऐसी यूनिट लगाएंगे जहां पर खाद्य पदार्थों को स्टोर किया जा सके, लंबे समय तक प्रिजर्व किया जा सके उन्हें, तो उससे बहुत सारे लोगों को फायदा होने वाला है। तो रोजगार एक उससे भी मिल सकता है। और फूड प्रोसेसिंग यूनिट, आप खुद सोचो, मटर आपको हर हर आपको आलू मटर की सब्जी किसको अच्छी नहीं लगती, मटर पनीर किसको अच्छा नहीं लगता होगा। तो मटर को अगर स्टोर करने का ऑप्शन है, क्योंकि ठंड में ही आ रही है मटर, गर्मी में मटर सड़ने लगती है, खराब हो जाती है, अभी तो खैर आ रही है, तो उसको स्टोर करके रखा जा सकता है अगर, तो बहुत अच्छा है ना भाई, क्यों नहीं अच्छा। इसीलिए जो है फूड प्रोसेसिंग यूनिट की डिमांड अभी भी है और बढ़ने भी वाली है। रोजगार बहुत सारे लोगों को मिलता है, क्योंकि एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट में जो है बहुत सारे काम करने वाले लोग होते हैं, है ना। उसके बाद क्या आप जानते हैं कि भारत में विद्यालय जाने की आयु वर्ग 5 से 29 वर्ष में लगभग 60% बच्चे हैं। इनमें से 51% के लगभग ही विद्यालय जाते हैं, शेष विद्यालय नहीं जाते। वे या तो घर पे रहते हैं या उनमें से अधिकतर, ये मालूम क्या कर रहे हैं, ये केचप बना रहे हैं, देखो टमाटर कटे हुए रखे हैं, टमाटर को काट के उसका मेरे ख्याल से केचप या कुछ बना रहे हैं। सॉरी, हरियाणा में गुड़ निर्माण है सॉरी सॉरी सॉरी, टमाटर नहीं है, दिख रहे थे टमाटर जैसे। हरियाणा में गुड़ निर्माण लिखा था साफ साफ, गुड़ बना रहे हैं। हाँ, इतने इतने गंदे तरीके से तो है ना केचप बनेगा खुले में, सॉरी गंदा तरीका मतलब इन द सेंस हाइजीन मेंटेन नहीं करना। वैसे चटाई पे रखा तो है, कई लोग तो चटाई पे भी नहीं रखते गुड़ को, ऐसे खुला रख देते हैं, वो बहुत बुरा रहता है। ये बंदे स्टेशन पे जो पिलर होते हैं ना, उस पे पेंटिंग करने का काम कर रहे हैं। आवश्यकता होगी, योजना आयोग वर्तमान में, अब आगे काय के लिए बढ़ रहे हैं मालूम, रोजगार होते हैं, रोजगार के बारे में बात कर रहे हैं। एक योजना आती है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। इसी को शॉर्ट में बहुत फेमस नाम है, बहुत फेमस नाम, इसको बोलते हैं मनरेगा।
इंग्लिश का नाम है एक्चुअली मनरेगा। मनरेगा क्या है? अरे यार बताओ, दिमाग बिल्कुल। मनरेगा, पहले नरेगा था नाम इसका, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इसी के नरेगा नाम था, फिर उसका इसका नाम चेंज करके मनरेगा कर दिया गया था। महात्मा गांधी आगे जोड़ दिया गया था, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। तो ये क्या था, ये अधिनियम किस लिए लाया गया था? ये अधिनियम इसलिए लाया गया था क्योंकि जो हमारे अंतर्गत उन सभी को जो काम करने में सक्षम है और जिन काम करने की जरूरत है द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष में 100 दिन का रोजगार की गारंटी दी गई है। बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन इस पर बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है, बहुत ज्यादा। तो होता क्या था, ये ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में हुई, शहरों में भी थी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा होती थी। ग्रामीण क्षेत्रों में ही ज्यादा हुई है। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको मनरेगा भी बोलते हैं शॉर्ट में, ये लोगों को, जो बेरोजगार लोग हैं ना, उनको 100 दिन का रोजगार मुहैया करवाता था। तो जैसे मान लो अभी देखो, स्टेशन पे पेंटिंग का काम करना है, या फिर कहीं कुआं खुदवाना है, या बावड़ी खुदवानी है, या सड़क पे मजदूर, सड़क बन रही है तो सड़क पे मजदूरों की जरूरत है, या बांध पे मजदूरों की जरूरत है, तो सरकार क्या करती थी, ऐसे लोगों को ढूंढती थी जिनको रोजगार की जरूरत है, और 100 दिन का साल भर में गारंटी रोजगार उनको देती थी। अगर नहीं दे पाएगी वो, अगर कोई ने फॉर्म भरा है और नहीं दे पा रही है, तो सरकार उसको भत्ता प्रोवाइड करती थी। काम नहीं मिल रहा ना, तो वो उसको पैसे देती, फ्री में बैठे बैठे पैसे देगी। मनरेगा में ऐसा था। तो 100 दिन का रोजगार, अब इतना काम है देश में, वो तो बहुत कम लोगों का ऐसा। तो इसमें फर्जीवाड़ा कैसे होता था? फर्जीवाड़ा ऐसा होता था कि अधिकारी क्या करते थे, अधिकारी ने, सरपंच ने लिख के दिया, भाई साहब मेरे गांव में जो है वो 4 कुओं की जरूरत है। तो 4 कुओं में से 2 कुएं इनने खुदवा दिए। मजदूरों को उसका भत्ता भी दे दिया कि भाई दो दो, हाँ हाँ 2 कुएं खुद गए। मजदूरों को क्या मालूम कि कितने कुएं खुदना थे कितने नहीं खुदे। 2 कुएं खुदे गाँव में, और 2 कुएं केवल उस पे काय पे, कागजों पे खुदे। 2 कुएं के मजदूरों मजदूरों से अंगूठे ही तो लगवाना, उनको तो पढ़ना लिखना आता नहीं है। 2 कुओं का पैसा क्या हुआ, वो सरपंच और जो अधिकारी थे वो खा गए। गाँव में बावड़ी खुदी, बावड़ी खुदी। 1-2 दिन बस वहीं पर मजदूरों को लेके गए, खुदाई करा, उनको 300 300 500 500 रुपए दिए। और बावड़ी केवल इतनी 2-2 इंच, मतलब मशीन बस हटा दी उतनी सी। और जो अधिकारी इंस्पेक्शन करने आया उसको भी पैसा खिला दिया, जितना भी पैसा था बांट लिया आपस में। बावड़ी खुद ही नहीं। लोगों को एक ही दिन का वेतन मिल गया, उनको पता ही नहीं कि बावड़ी के लिए भाई करोड़ों रुपए आए थे। हमको तो केवल एक एक दिन में इनने जो है वो टाल दिया है। इस तरह से बहुत भ्रष्टाचार हुआ है इसमें, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ। तो जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, इन्होंने मनरेगा के पैसे जो है वो कम कर दिए हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको शॉर्ट में मनरेगा बोलते हैं, इस पे जो है मामला अब सरकार ने पैसे देना कम, बंद नहीं करी योजना, अभी भी चालू है। रोजगार अभी भी मिलता है, लेकिन अब सरकार ने इस पे जो है थोड़ी सी पाबंदी लगा दी, कम पैसे देने लगी है। कल ही बजट हुआ था ना, तो उसमें भी एलोकेशन देना पड़ता है कि मनरेगा में कितने पैसे दे रहे हो। तो उसमें कमी आई है। अब सरकार इस पे थोड़ा सा कम वैल्यू करती है। सरकार क्या करती है, अब कंपनी को दे देती है डायरेक्ट, भाई स्टेशन का मेंटेनेंस करना है, इस कंपनी को इतने हजार का टेंडर है, टेंडर भरो। जो टेंडर पास हो जाएगा, जिसका टेंडर चूज हो जाएगा, वो पूरा मेंटेन करेगी। साफ सुथरा रखना है, पेंटिंग वगैरह करना है, वो आपको जो मजदूर जैसे चूज करना हो, आपको अपने मजदूर चूज करना हो, आप खुद से करो, हमको तो साफ सुथरा चाहिए बस। स्टेशन ऐसा ऐसा काम चाहिए, आप जैसे करना चाहो करो। तो कंपनी को पैसे मिलते हैं, वो हायर करती है मजदूर अपने हिसाब से, और उनको जो है काम करवाती है। तो ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के विषय में थोड़ी सी बात है, जो कि आपको पता होना चाहिए। मनरेगा बहुत फेमस स्कीम है भाई साहब। और मोदी जी का इस पर एक भाषण भी जो हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत फेमस है, वो भी कभी टाइम मिलेगा तो सुनिएगा आप। संसद में उन्होंने बोला है कि मनरेगा जो है वो यूपीए की नाकामियत की जो नाकामी थी, उसका ढिंढोरा है। वो साफ साफ बताता है कि यूपीए ने कैसे नाकामी वाली एक योजना लाए, महात्मा गांधी का नाम दे के ऐसी योजना लाए जिसमें भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार हुआ। तो मोदी जी का एक भाषण है, तो बोले मैं कभी बंद नहीं करूंगा, वो गाजे बाजे के साथ में उसको सुनाता रहूंगा लोगों को, देखो कि यूपीए ने कितना भ्रष्टाचार किया है नरेगा में या मनरेगा में, है ना। तो एक ऐसी योजना है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में जो है लोगों को 100 दिन का काम दिया जाता है, और उसको बाकायदा। और इसमें एक और भ्रष्टाचार होता था, अब पढ़ने वाला बंदा तो अंगूठा लगा रहा है, उसको क्या मालूम कितने रुपए लिख रहा है। नहीं, सरकार उनको 300 या 400 रुपए दे रही है, वो उनको 100 रुपए 200 रुपए दे के साइन करवा के भेज दे रहे हैं, बाकी पैसा खुद खा रहे हैं। ऐसा भी हुआ है मनरेगा में, है ना। तो बहुत सारा भ्रष्टाचार उसमें देखने को मिला था, लेकिन सरकार की वो अच्छी थी, जो मंशा थी ना सरकार की, वो अच्छी थी कि जो लोग बेरोजगार हैं उनको 100 दिन का रोजगार मिल जाए, कम से कम 100 दिन का, साल भर में
100 दिन का, मतलब 365 दिन होते हैं, 100 दिन का भी रोजगार मिल जाए तो उनका साल भर का खर्चा चलते रहे। इसलिए वो शुरू करी थी योजना। लेकिन अपने यहाँ जो है वो लालची लोग सत्यानाश कर दिया उस अच्छी सी योजना का। अब अगला आ जाता है संगठित और असंगठित के रूप में क्षेत्रकों का विभाजन। तो अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा आप चीज देखोगे, उदाहरण देके समझाता हूँ मैं, आपको समझ में आ जाएगा। यदि मान लीजिए एक उदाहरण लेके बात करूँ, चिंटू जो है वो एक किराने की दुकान पे काम करता है। तो वहां जब वो काम कर रहा है और एक दिन क्या होता है, सेठ बोलता है कि यार आप जो है ये पैसे जो है वो दूसरे दुकानदार से लेके आना है, माल अपना गया था उससे पैसे लेके आना। वो आया और जब उसने पैसे गिने तो बोले ये तो पैसे कम है। उसने फोन लगा के पूछा कि भाई ये आपने इतने, बोले नहीं मैंने तो पूरे पैसे दिए 5,000 रुपये, चिंटू ने गबन कर दिए होंगे बीच में कहीं से। तो दुकानदार ने चिंटू को खरी खोटी सुनाई, उसको मारा पीटी करी और दुकान से बाहर निकाल दिया। ना उसको उस महीने की पेमेंट मिली, चोरी का आरोप लगा के बाहर कर दिया। अब चिंटू क्या करेगा, उसकी पेमेंट ही बेचारे की 3,000 रुपये मंथ थी और वो 3,000 रुपये नहीं दी। चिंटू गया पुलिस वालों के पास, सर रिपोर्ट लिख लो, मेरी 1 महीने की पेमेंट खा के बैठ गया, मेरे को इल्जाम लगा रहा है चोरी का। और जो है वो, आपको क्या लगता है प्रैक्टिकल लाइफ में चिंटू की पुलिस सुनेगी, एफआईआर दर्ज होगी 3,000 रुपये के चक्कर में? नहीं होगी। अगर किसी पुलिस वाले को दया आ जाएगी तो वो जरूर जाएगा उस मकान मालिक के, उसके पास, दुकानदार के, भाई साहब चिंटू एफआईआर दर्ज करवा रहा है आपकी, इसकी पेमेंट इसको दे दो। अगर वो व्यापारी अच्छा हुआ तो सुन लेगा थोड़ा सा डर के कि पुलिस कंप्लेन हो जाएगी। अगर ज्यादा चांट हुआ तो पुलिस वाले को देगा 500 रुपये और खत्म मामला भाई। ऐसा होने वाला है। अगर यही काम मान लो उदाहरण के लिए, ऑटो, आप स्टेशन से आ रहे हो, ऑटो से आ रहे हो, और ऑटो से आप जो है वो उतरे और आपने देखा कि आप पर्स भूल गए हो, मतलब आपका पर्स चोरी हो गया और आपने ऑटो वाले पे इल्जाम लगा दिया, नहीं मेरा पर्स तेरे ऑटो में ही छुपा है, तेरे ऑटो में ही गिरा है, तूने पर्स उठाया है। अब वो ऑटो वाला क्या करेगा, अगर मान लीजिए आप घर से पुलिस स्टेशन, मतलब उधर गए हो, स्टेशन गए हो ऑटो में बैठकर, उस दौरान आपका पर्स गुम गया और आपने ऑटो वाले पे आरोप लगा दिया कि नहीं तूने मेरा पर्स चुराया है, मेरा पर्स तेरे ऑटो में ही गिरा है, तूने मेरा पर्स चुराया है। वो ऑटो वाला क्या करेगा, अपने जितने भी आसपास के ऑटो वाले होंगे ना, सबको इकट्ठा कर लेगा और दावे से बोलेगा कि नहीं मैंने नहीं चुराया है। और आप उसका कुछ नहीं उखाड़ सकते क्योंकि आप अकेले हो, वहां पर उसकी पूरी टीम है। सेम प्रकार से अगर यही चीज, अभी तो ये लोगों ने करी थी, सेम प्रकार से यही चीज अगर सरकार करती है, जैसे मान लो उदाहरण के लिए सरकार ने क्या करा कि एक वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए कोई नेता का चमचा गया और बोले सर वो जो कंडक्टर है ना, वो कंडक्टर की हालत बहुत खराब है और अपने बसों में बहुत सारे काम कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा भत्ता वगैरह मिल जाता तो अच्छा। तो मंत्री जी खुश हो गए, चमचा था। मंत्री जी ने बोल दिया भाई साहब पूरे कंडक्टर को, जितने भी कंडक्टर काम कर रहे हैं ना, सबको 1,000 रुपये भत्ता दिया जाएगा। सबको खुश होकर उन्हें, मान लो उदाहरण के लिए घोषणा कर दी, 1,000 रुपये दिया जाएगा। अब ये ऑटो वाले, ठेला वाले बोलेंगे भाई हम क्या मूर्ख है, हम काम कर रहे हैं जो, कंडक्टर्स को तुमने पैसे दे दिए, खैर किस हिसाब से दे दिए, कहाँ से दे दिए तुमने? अगर ये चीज अगर ये चीज एक संघ के रूप में होगी, संगठित रूप से होगी, मतलब ऑटो वालों का एक संघ होगा, आप देखोगे कई बार ऑटो वालों के पीछे लिखा रहता है ऑटो चालक संघ और अध्यक्ष ये वो वगैरह वगैरह लिखा रहता है उसमें। अगर वो संघ होगा तो पूरा के पूरा संघ इकट्ठा हो जाएगा उस नेता के घर के बाहर, क्यों भाई साहब कंडक्टर को दे दिए पैसे, हमारा क्या होगा? इसको बोलते हैं संगठित क्षेत्र होना और असंगठित क्षेत्र होना। तो संगठित क्षेत्र में ऐसे वर्ग आते हैं जहां पर जिन लोग का संघ होता है पूरे इकट्ठे होते हैं वो, और आपने किसी एक कर्मचारी के खिलाफ कोई बोल दिया तो पूरे इकट्ठे हो जाएंगे। और असंगठित क्षेत्र में वो होते हैं जो बेचारे इकलौते काम कर रहे होते हैं, जैसे कि किसी किराने की दुकान पे चिंटू काम कर रहा था, या ठेला ठेला लगाने वाला कोई ठेला लगा रहा है, या फिर सब्जी बेचने वाला सब्जी बेच रहा है। ये सभी असंगठित क्षेत्र के मजदूर कहलाते हैं। फायदा क्या होता है संगठित और असंगठित का? एक्चुअली संगठित क्षेत्र के जो मजदूर होते हैं, जैसे कई, अब इसमें देखना प्राइवेट कंपनी का उदाहरण लेके बात करते हैं। तो अगर हम मान लो मैं अमेजोन में काम कर रहा हूँ एज ए कस्टमर सर्विस एसोसिएट जो है, उसके तौर पर मैं काम कर रहा हूँ। तो कंपनी जो है सरकार में रजिस्टर होगी कि अमेजोन की कंपनी है, और सरकार को अमेजोन को बताना पड़ेगा कि मैंने इस बंदे को हायर किया है, लिखा पढ़ी होगी बाकायदा, मुझे जॉब लेटर ऑफर किया जाएगा, उसमें लिखा रहेगा कि कंपनी इतने इतने महीने के लिए आपको हायर कर रही है, आपकी पेमेंट इतनी रहेगी, सब कुछ लिखा हुआ रहेगा। उस दौरान अगर कंपनी मुझे निकालती है तो रीजन देना पड़ेगा, वैलिड रीजन नहीं हुआ तो मैं केस कर दूंगा, कंपनी को हर्जाना देना पड़ेगा मुझे।
लीगली, क्योंकि लिखा पढ़ी हुई थी जॉब देने के दौरान, है ना। ये संगठित क्षेत्र में होगा, और संगठित क्षेत्र में सुविधाएं भी ज्यादा मिलती है, और पेमेंट बकायदा टाइम पे मिलेगी। अगर नहीं देगी तो फिर से केस ठोक दो आप कंपनी के ऊपर, कंपनी को हर जाने से पेमेंट देना पड़ेगी। असंगठित में ऐसा नहीं होता है। असंगठित में मालिक जो किराने की दुकानदार मालिक है ना, वही सब कुछ है। उसने अगर सोच लिया कि भाई इसको निकालना है तो निकाल देगा वो, आप कुछ नहीं कर सकते। केस वगैरह कुछ कोई मतलब का ही नहीं होगा ऐसे। अच्छा, इसमें बेनिफिट भी बहुत ज्यादा मिलते हैं संगठित क्षेत्र में। बेनिफिट भी बहुत ज्यादा मिलते हैं, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। यदि मान लीजिए मैं अमेजोन में काम कर रहा हूँ, काम के दौरान मुझे हार्ट अटैक आता है, मर जाता हूँ, तो मेरी फैमिली को काम के दौरान मरा हूं ना, तो कंपनी जो है वो भले ही घर में मरा हूँ वर्क फ्रॉम होम करते, लेकिन कंपनी जो है वो हर्जाना देगी, मेरी फैमिली को जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस की रकम मिलेगी। वही चीज अगर चिंटू मर जाता है किराने के दौरान हार्ट अटैक से या फिर किसी काम से, उसको कुछ नहीं मिलने वाला। तो संगठित क्षेत्र में ये फायदे मिलते हैं बहुत सारे, बहुत सारे बेनिफिट है इसमें, अभी चर्चा आएगा। उदाहरण भी देखेंगे इसमें, बहुत अच्छा। अच्छा, और संगठित क्षेत्र में एक और चीज है, आपको सवेतन छुट्टी मिलती है। कमल, अब देखना इसमें देखते हैं कांता। कांता एक कार्यालय में काम करती है, वह सुबह 9:30 से 5:30 तक कार्यालय में रहती है। वह नियमित रूप से प्रत्येक माह के अंत में अपना वेतन पाती है। वेतन के अतिरिक्त वह सरकारी नियमों के तहत भविष्य निधि भी प्राप्त करती है। उसे चिकित्सीय और अन्य भत्ते भी मिलते हैं। कांता रविवार को कार्यालय नहीं जाती है, इस दिन सवेतन अवकाश होता है। सवेतन अवकाश मतलब कांता गई नहीं स्कूल, मतलब काम करने के लिए, लेकिन फिर भी उसको जो है वो संडे का अवकाश मिलेगा, सरकारी छुट्टी है वो। उसने जब नौकरी आरंभ की थी तब उसे नियुक्ति पत्र दिया गया था, जिसमें नौकरी संबंधी निबंधन और शर्तों का उल्लेख था। तो कांता जो है वो संगठित मजदूर के क्षेत्र में काम कर रही है। उसको सवेतन छुट्टी भी मिल रही है रविवार को, बाकायदा 8 घंटे काम भी कर रही, ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ रहा है। हर महीने की आखिरी तारीख को उसको वेतन मिल जाता है, और स्टार्टिंग में उसको नियुक्ति पत्र भी दिया गया था, और जिसमें शर्तों और निबंधों का जो है वो लेखा जोखा था। अब दूसरा कमल देखो। कमल कांता का पड़ोसी है, वह निजी नजदीक किराना दुकान में दैनिक मजदूरी करने वाला श्रमिक है। सुबह 7:30 बजे आता है और शाम को 8 बजे आता है। उसे अपनी मजदूरी का अतिरिक्त कोई भत्ता नहीं मिलता। जिस दिन वह काम नहीं करता उस दिन मजदूरी नहीं मिलती। उसे कोई छुट्टी या सवेतन अवकाश नहीं मिलता। उसे कोई औपचारिक पत्र नहीं मिला है जिसमें दुकान में नियुक्ति के बारे में कहा गया हो। उसका नियोक्ता उसे किसी भी समय काम से हटाने के लिए कह सकता है। क्या आप कांता और कमल के रोजगार की परिस्थितियों में अंतर देख सकते हैं? बिल्कुल। यहाँ पर इसको टाइम पे वेतन मिल रहा होगा, इस पर टाइम फिक्स नहीं है। यहाँ पर इसको काम करने 9:30 से 5:30, 8 घंटे काम करना पड़ रहा है। यहाँ पर 7:30 से 8, शाम को 8 बजे तक 10 घंटे से भी ज्यादा काम करना पड़ रहा है। 10.5 घंटे काम करना पड़ रहा है। इसको भविष्य निधि प्राप्त हो रही है, भत्ते प्राप्त हो रहे हैं, इसको कुछ प्राप्त नहीं हो रहा भत्ते भत्ते। इसको वेतन जो है छुट्टी मिल रही है, नियुक्ति पत्र मिल रहा है जिसमें नियम शर्तें लिखी हुई हैं। यहाँ पर अंकल के ऊपर है, अंकल जब चाहेंगे इसको निकाल देंगे कमलकांत को। तो ये बंदी जो है वो संगठित क्षेत्र की मजदूर है, आंटी कांता आंटी। और ये जो है कमल अंकल, ये जो है असंगठित क्षेत्र के मजदूर है। आप कौन सी नौकरी लेना चाहोगे, कांता आंटी वाली कि कमल अंकल वाली? हेलो, सो गए क्या सब? कांता। कांता वाली, कांता आंटी वाली मजदूरी मतलब नौकरी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि फिक्स वेतन है, छुट्टी भी मिलती है पैसों के साथ। ये हमारी बात होती है आज। दूसरा टॉपिक जो आपने समझा वो ये था कि जो संगठित और असंगठित क्षेत्र में मजदूर का होता है। अपने आसपास देखोगे तो बहुत सारे संगठित और असंगठित देखो। अब इसमें बताओ कौन सी असंगठित क्षेत्र की गतिविधियां हैं। उदाहरण देखो, विद्यालय में पढ़ाता है एक शिक्षक, संगठित है कि असंगठित? तो ये संगठित क्षेत्र में आएगा। बाजार में ईंट पर सीमेंट पे बोरी पे ढोता हुआ एक श्रमिक, ये असंगठित में आएगा। खेत की सिंचाई करता हुआ किसान, असंगठित में आएगा। अस्पताल में मरीज का इलाज करता डॉक्टर, संगठित में आएगा। एक ठेकेदार के अधीन काम करता दैनिक मजदूरी वाला श्रमिक, असंगठित में आएगा। एक बड़े कारखाने में काम करने जाता है एक कारखाना श्रमिक, असंगठित में आएगा। अपने घर में काम करता है करखा करघा बुनकर, ये भी असंगठित में आएगा, है ना। तो ये अंतर होता है। अच्छा, क्वेश्चन आ सकता है इसमें 2 नंबर में, संगठित और असंगठित क्षेत्र में मजदूरों श्रमिकों में अंतर लिखो। तो आप अंतर क्या लिखोगे? संगठित क्षेत्र में देखो, निश्चित समय पर वेतन मिलता है। निश्चित समय, पहला अंतर लिखोगे। संगठित में निश्चित समय में एक तो काम के आवर, जो वर्किंग आवर होते हैं वो फिक्स होते हैं। इसमें फिक्स नहीं है, कभी भी कितने भी हो सकते हैं। इसमें वेतन के अतिरिक्त अलग भत्ते भी मिलते हैं, भविष्य निधि मिलती है, इसमें कोई भत्ते नहीं मिलते।
इसे सवेतन अवकाश मिलता है रविवार को, इसमें अगर काम नहीं करोगे वेतन नहीं मिलेगा। नियुक्ति पत्र दिया जाता है, इसमें नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाता। तो आपको दो लिखना है कोई से भी, ये अंतर याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला। क्योंकि चैप्टर में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, जो कि आपको पता होना चाहिए। चलो अगला वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए एक बार फिर से ज्वाइन करो 5 मिनट। अरे यार नहीं, रुको 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 रुको, मैं 40 मिनट की क्लास कंटिन्यू कर देता हूँ ये वाली, और आज एक ही क्लास ही रहने दूंगा, चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम है, आपको मालूम है बहुत सारे, अभी 5 तारीख का ही काम है, और हाँ इसलिए आज एक ही क्लास ले रहा हूँ मैं। धीरे धीरे समझते हो। आज आपने सुबह देख लिया प्रचंड बेरोजगारी किसे बोलते हैं। दूसरी बात, संगठित और असंगठित क्षेत्र, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सबको, संगठित क्षेत्र क्या है मजदूर, और असंगठित क्षेत्र के मजदूर क्या है। सरकार ने अभी असंगठित क्षेत्र के मजदूर के लिए एक बहुत अच्छी योजना चलाई है, आप सभी को पता होना चाहिए। हमारे आसपास जितने भी ज्यादा लोग हैं ना, वो ज्यादातर असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं। तो एक योजना के बारे में आपको पता होना चाहिए, एमपी की योजना है, एमपी में चलती है, वो संबल योजना के नाम से फेमस है। और यहाँ पर जो है बहुत संबल योजना के नाम से एमपी में एक योजना चलती है, ये असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए है। तो उनको यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ता है संबल पोर्टल। तो सरकार बहुत सारे जो है वो योजनाएं देती है संबल योजना में। संबल योजना ज्यादातर जो है वो असंगठित क्षेत्र के मजदूर के लिए ही है। एक कर्मकार मंडल वाले, देखो ऊपर लिखा है ना, असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मचारी कल्याण मंडल श्रम विभाग मध्य प्रदेश। तो केवल और केवल इसलिए बनाई गई योजना, जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर है ना, उनके लिए बनाई गई है। आप पंजीकरण है तो आवेदन ऑनलाइन ही कर सकते हैं। कई लोगों के मजदूरी कार्ड बने होंगे, इसी के होंगे वो संबल 2.0। संबल में देखो कितनी सारी योजना देती है। बच्चों के लिए शिक्षा के लिए प्रोत्साहन, अलग से पैसे देते हैं। दुर्घटना स्वास्थ्य बीमा देते हैं, हेल्थ बीमा। तय सीमा तक बिजली बिल की माफी। बेहतर कृषि के उपकरण प्रदान करना। कोई मर जाता है तो उसको अंत्येष्टि सहायता। निःशुल्क स्वास्थ्य देखभाल। अंत्येष्टि सहायता योजना लिखी हुई है, अनुग्रह सहायता योजना लिखी हुई है। अनुग्रह सहायता ई भुगतान प्रणाली के बारे में लिखा हुआ है कि कैसे कैसे कौन कौन से जिले में कितने कितने रुपए मिले हुए हैं। यहाँ सेवाओं के बारे में, पंजीयन है तो आवेदन करें, यहाँ पर आप आवेदन कर भी सकते हो अगर आपके पापा मम्मी जो है वो असंगठित क्षेत्र में आते हैं। तो समग्र आईडी, परिवार आईडी डालना है, और आप उसके लिए आवेदन कर सकते हो, आगे की प्रोसेस देख सकते हो। तो इस योजना के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो ऊपर साफ साफ लिखा हुआ असंगठित क्षेत्र के। आप में से बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स जो है वो असंगठित क्षेत्र के काम कर रहे होंगे, है ना। तो उनको जो है इस पे फायदा मिलता है, बहुत सारे आपकी एजुकेशन में भी फायदा मिलता है, और बहुत सारे बेनिफिट हैं योजनाओं उसके, योजना के। कॉलेज में भी आपको फीस में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, है ना। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो। अब दिक्कत ये है भाई, ये लोग जो असंगठित क्षेत्र में है, वो कोई दुकान पे काम कर रहा है, कोई किसी प्राइवेट जॉब कर रहा है, कोई अपना खुद का रेडी लगा रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है। इनके संरक्षण कैसे हो, श्रमिकों का संरक्षण मतलब इनके साथ कोई दुराभाती ना हो, इनका शोषण ना हो, वो कैसे किया जा सकता है ना। भारत में लगभग 80% ग्रामीण परिवार छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं। इन किसानों को समय बीज उपलब्ध नहीं है। 1990 में देखा गया संघर्ष के बहुत अधिक श्रमिक अपना रोजगार खोते जा रहे हैं, आत्म काम करने के लिए विवश हैं, अतः अंग्रेजी में की आवश्यकता होती है। कौन है ये असंगठित क्षेत्र के सबसे ज्यादा मजदूर। लघु उद्योगों के श्रमिक, निर्माण व्यापार परिवहन में कार्यरत आकस्मिक श्रमिक, और सड़कों, जैसे अपने मेट्रो बन रही है अभी, तो मेट्रो में आप देखोगे वहां जो बड़ा सा पुल है उसके नीचे तंबू लगा के बेचारे मजदूर काम कर रहे हैं, बाहर से लाते हैं इन मजदूरों को। भोपाल के मजदूर लेंगे तो ज्यादा पैसे मांगेंगे, बाहर से लाओ, यहीं तंबू में रखो, उनको खाना दो, और 20 200 200 300 रुपए में जो है वो रोजगारी करने को तैयार हो जाते हैं। स्मरण कीजिए, हमारे चारों ओर अनेक आर्थिक गतिविधि संचालित होती है, उन पर तर्क संगत ढंग से विचार करने पर वर्गीकरण की प्रक्रिया अपर्याय है। हाँ, स्वामित्व आधारित क्षेत्र, सार्वजनिक और निजी, आखिरी पॉइंट है मेरे ख्याल से ये। और इसमें जो है हम, हाँ आखिरी है, और इसमें देखते हैं कि कौन कौन से क्षेत्रक हैं स्वामित्व आधारित, मतलब स्वामी कौन होता है इन क्षेत्रकों का। क्या सरकार, सार्वजनिक स्वामित्व जो होता है वो सरकारी स्वामित्व में होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अभी बीएचईएल अपना जो है वो सरकारी कंपनी है, बीएसएनएल सरकारी कंपनी, एसबीआई सरकारी कंपनी। तो ये सभी जो है वो जो सरकार के स्वामित्व में होते हैं उसे सार्वजनिक क्षेत्र बोलते हैं। निजी क्षेत्र कौन से होते हैं, जो एक पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनी जिसको बोलते हैं, जैसे रिलायंस हो गई, टाटा हो गई, अडानी की समूह की कंपनी हो गई, है ना। पेप्सिको हो गई, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गई, कैडबरी हो गई। ये सभी कंपनियां जो है प्राइवेट कंपनी कहलाएंगी। तो इसमें यही बातें हैं आखिरी वाले टॉपिक में,
कि भाई साहब कुछ सार्वजनिक कंपनी होती हैं और कुछ ही निजी क्षेत्र की कंपनी होती है। यहाँ पर टिस्को आया, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, और रिलायंस, ये प्राइवेट कंपनी है। और रेलवे, डाकघर, BHEL, BSNL। BSNL कौन है ना मालूम? BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भोपाल में एक कंपनी है, भेल करके नाम है BHEL। वो बहुत सारे हैवी इक्विपमेंट बनाती है और पूरे दुनिया भर में भेजती है, केवल भारत के नहीं, दुनिया भर में। और एक आंकड़े बताते हैं कि अपने यहाँ जितने भी ट्रांसफार्मर बने उसमें 90% BHEL में बने हैं। जितने भी बड़े ट्रांसफार्मर है ना, भारत में जितने भी बड़े ट्रांसफार्मर हैं, उसमें से 90% ट्रांसफार्मर जो है BHEL में बनते हैं। बहुत बड़ी कंपनी है, अपने यहाँ भोपाल में ही है। अच्छी जॉब निकलती है जूनियर इंजीनियर और इंजीनियर्स की, उसमें इलेक्ट्रिकल के भी, मैकेनिकल के भी, सिविल के भी बहुत जॉब निकलती है उसमें, है ना। तो जॉब जो है वो उसमें जो अधिकारी होते हैं उनकी गेट के थ्रू होती है वैकेंसी। गेट एक एग्ज़ाम होता है इंजीनियरिंग करने के बाद, उसमें जाते हैं। और जो जूनियर इंजीनियर होते हैं उनकी एग्ज़ाम निकलता है, एग्ज़ाम के बेस पर आप उसमें नौकरी कर सकते हो। तो इसमें ये वही है। अब मेरे ख्याल से अपन इसके क्वेश्चन आंसर बचे हुए हैं, तो वो कल करेंगे अपन। क्वेश्चन बैंक भी देख लेंगे। आज बहुत सारी बातें सीख ली हैं। अगर सुना होगा लगातार 40 मिनट, तो आपने सीखा होगा उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ। बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें थी। संगठित असंगठित क्षेत्र के मजदूर हो गए, प्रचंड बेरोजगारी हो गई, कमल आंटी, कमल अंकल और कांता आंटी हो गए, उनके बारे में कहानी के रूप में पढ़ लिया। अल्प बेरोजगारी क्या होती है, स्थिति क्या होती है। संबल योजना के बारे में पता चला, असंगठित क्षेत्र के मजदूर क्या होते हैं, है ना। और आखिरी में जो है वो स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रक कितने प्रकार के होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक। सार्वजनिक मतलब कि सरकारी, और जो प्राइवेट होते हैं वो, मीना कराएंगे मुझे काय को आ रही भाई, गलती से हो गए होगा में थे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा मुझे काम है, 40 मिनट की क्लास आज खत्म कर रहा हूँ। कल फिर मिलेंगे, सुबह मिलते हैं हर क्लास में साइंस के लिए, है ना। उम्मीद है कुछ नया सीखा होगा। बाय, गुड नाइट, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया।